नमस्कार भाइयों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने परिवार सफल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग और आपके बाल बच्चे सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो सब ठीक ठाक हैं तो सभी लोग आप अपने दिल, दिमाग, हाथ, पैर और साथ में कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाएंगे और हम जिस तरीक़ा से क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर मिलाएंगे वो अपने आप तरह से भी अपने आंसर को टिक करके अपने कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है, ताकि आप अपने स्कोर को भी जांच पाइएगा। और जब हम वीडियो को समाप्त करेंगे तो उसके बाद आप आंसर अपना कमेंट में बताइएगा कि आपके कितना स्कोर आया है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिए आज का मोटिवेशन कोड है, ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं, ठीक है। देखिए मेरे भाई, जितना कठिन आपका संघर्ष होगा जीत आपका ही उतना शानदार होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए घबराना नहीं है, इस बार वर्दी लेना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो लंबा हो तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि सभी प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक देखते चलेंगे, 1 से लेकर 100 तक के सभी प्रश्नों को, ठीक है। और आज का जो ये देखिए पेपर हम देखेंगे 9 दिसंबर 2012 का द्वितीय पाली का जो पेपर है, ये ओरिजिनल पेपर है। बिहार पुलिस अग्निशमन में ये प्रश्न पूछा गया है ये सभी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी भाई लोग नए हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, और मेरे भाई वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, और साथ में अपने भैया भाभी को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो से जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज जो चल रहा है उससे आपको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है? तो वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। इसका सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बहारो फूल बरसाओ, ठीक है। देखिए इतिहास से पूर्व का समय प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है, जिसके बारे में किसी भी प्रकार की लिखित साक्ष्य ना मिले हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वास्को डी गामा यात्री था। तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो। देखिए वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था जो भारत में सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में कालीकट तट पर पहुंचा था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, संविधान में कितने वर्षों तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर होगा 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन करके मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 का ए जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसको हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा जूम है तो हो सकता है आपके फ़ोन में ये वीडियो कट हो जाए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा जूम आउट हम कर देते हैं, फिर भी आपको क्लियर दिखेगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो देखिए 3 नंबर फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ। संविधान में कितने वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? नगर निगम के अध्यक्ष महापौर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नगर निकाय की त्रिस्तरीय व्यवस्था में नगर निगम एक है जिसका अध्यक्ष महापौर कहलाता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्या करा? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ये स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारत का आज़ादी जैसे 1947 में हुआ, उसी इसमें विभाजन भी हुआ था। इसी विभाजन में एक पूर्वी पाकिस्तान बना जो पश्चिमी पाकिस्तान के अधीन था, और 26 मार्च 1971 ईस्वी को पूर्व पाकिस्तान से बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 में, ऑप्शन नंबर ए 5 का। देखिए अगला क्वेश्चन, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से विशेषता जोड़ी गई है, जिसका सही आंसर होगा धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता तीनों शब्दों को जोड़े गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है सांप्रदायिकता का धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए सांप्रदायिकता से आपसी भेदभाव बढ़ता है क्योंकि इसे अपने धर्म या भाषा के प्रति अधिक लगाव होता है, अर्थात धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। देखिए
8 नंबर क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितना प्रतिशत था? तो ये 65% था। देखिए साक्षरता दर का तात्पर्य है कि 7 वर्ष या उससे ज़्यादा आयु के पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को साक्षरता कहते हैं। संपूर्ण भारत की 2011 में साक्षरता दर 74.04% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता 82.14% है। महिलाओं की 75.46% रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का बी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा बम्बई में की गई थी, जिसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी, जिसको बोमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या होगा बताइए? डी फॉर दिल्ली वाले। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए भारत में चुनाव का सबसे छोटी इकाई क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर ए। आओ चले घूमने कहीं। ठीक, देखिए भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई स्थानीय निकाय की ग्राम पंचायत है तथा ग्राम पंचायत के चुनाव में जनता सीधे सरपंच व वार्ड पंच का चुनाव करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फॉर आओ कभी घूमने चले। ठीक, चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए कि 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य ये होता है। देखिए ये प्रश्न हम पिछले सेट में करवाए थे, सेट नंबर 26 में। देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है, सब लोग जैसे ध्यानपूर्वक अपना दिल दिमाग लगा के बढ़िया से देखिए। क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो उसका आंसर फटाक से आपको पहले कमेंट कर देना है, समझ गए ना। चलिए इसका तो ये सही है, अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, नहीं ये गलत है, 2 वर्ष के लिए तो अस्थायी सदस्य का चयन। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है, बिल्कुल मदद रखता है। अगला ऑप्शन है यह युद्ध को समाप्ति करने के लिए राष्ट्रों से अपील करता है, बिल्कुल करता है। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बहारो फूल बरसाओ। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य। ठीक है, तो सुरक्षा पद के बारे में अस्थायी सदस्य का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ये 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, और जो कि भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी फॉर दिनेश्वर चाचा। भारतीय स्वतंत्रता के बाद राजगोपालाचारी जी बने थे। ठीक है, गवर्नर जनरल। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, तो अगला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़ा हुआ है, कर्नल नासिर ये जुड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना बेलग्रेड में 1961 ईस्वी में हुआ। इस आंदोलन के समय प्रथम अधिवेशन में 25 देशों ने भाग लिया था, लेकिन इस आंदोलन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो शामिल नहीं हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर, बेनजीर भुट्टो। देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। क्वेश्चन है किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो मानसिक रूप से विकृति, हाँ यही आंसर हो जाएगा, ये नहीं कर सकता। जो मानसिक रूप से थोड़ा सा गड़बड़ रहते हैं व्यक्ति, वो वोट नहीं दे सकते हैं आप। अगला ऑप्शन देखिए गरीबी रेखा से नीचे, यहाँ बिल्कुल ये गरीब रेखा मेरे सबको मताधिकार का अधिकार है। वयस्क व्यक्ति बिल्कुल होता है। देखते हैं कितना आदमी अपने गांव समाज में वोटिंग होता है तो अपने पक्ष को कभी तो पूछने जाएंगे नहीं, लेकिन चुनाव के दिन जैसे उसको गाड़ी पे बैठा के ले जाएंगे, चलिए चाचा वोट दीजिएगा हमको, ठीक है,
और जिताइएगा तो फिर हम आपको देखने नहीं आएंगे। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है विकलांग, विकलांग व्यक्ति भी दे सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो मानसिक रूप से विकृत आदमी रहेगा, जिसका मानसिक स्थिति संतुलन बढ़िया नहीं रहेगा, वो व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए, भारत में आज़ादी के बाद मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन संविधान में 1989 में 61वां संविधान संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभियुक्ति को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? जिसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास है। सही आंसर क्या होगा इसका 15 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, जिससे राष्ट्रपति फांसी की सज़ा भी रोक सकता है, जबकि राज्यपाल की अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान शक्ति है, जिसके तहत राज्यपाल क्षमादान का आजीवन कारावास में बदल सकता है, परंतु पूर्ण रूप से माफ़ नहीं कर सकता है। अगर पूर्ण रूप से माफ़ करवाना है तो आप राष्ट्रपति के पास जाइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा सी, चांद के पार चलो, C4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने स्टाफ एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1765। देखिए, स्टाफ एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने वर्ष 1766 ईस्वी में पारित किया था, जो कर से संबंधित एक्ट था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रौलेट एक्ट कब पारित किया गया था? रौलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारतीयों को दबाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1919 ईस्वी में रौलेट एक्ट पारित किया था, जिसमें प्रावधान था कि किसी पर भी बिना मुकदमा दायर किए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, जिस कहते हैं ना बिना वकील दलील, जो एक्ट पारित हुआ था वो रौलेट एक्ट है, 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किए थे? इसका सही आंसर होगा सती प्रथा। देखिए, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही वर्ष 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। सती प्रथा का अर्थ है कि पति की मृत्यु होने पर पत्नी का भी उसके साथ सती होना। तो अगर पति डेथ कर गया आपको, तो उसी के साथ साथ चिताओं में पत्नी को भी जला दिया जाता था। इसी को ख़त्म करने का जो संघर्ष किए थे वो राजा राम मोहन राय जी थे 1828 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम 1828 में। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर है क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेशों की राजधानी गोवा को बनाने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो इसका सही आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों की पहली राजधानी कोचीन थी, लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने राजधानी कोचीन से कहाँ बना दिया था? तो राजधानी कोचीन से गोवा बना दिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों को आयात कर हटा दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1981 ईस्वी में। देखिए, भारत में वर्ष 1854 ईस्वी में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई, जो बम्बई में की गई थी। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने सूती वस्त्रों पर आयात कर 1881 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा 20 का, ऑप्शन नंबर बी 1881। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन समय में कौन से शताब्दी से कितनी शताब्दी तक कहा जाता है? मध्यकालीन का समय बताइए सीधा सीधी। मध्यकालीन समय 8 से लेकर के 16वीं शताब्दी तक को कहा जाता है। देखिए, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें प्रारंभिक इतिहास को प्राचीन इतिहास, मध्य के 8 से 16वीं शताब्दी के बाद के इतिहास को आधुनिक इतिहास कहा जाता है। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। सन 1858 इसकी क्रांति को शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा मेरठ से। भारत में मेरठ के से 10 मई 1857 ईस्वी को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति को ही सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर है, मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर होगा राजगिरी। देखिए, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ राजगीर नगर मध्य की प्रारंभिक राजधानी थी, जो बाद में पाटलिपुत्रा को बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगिरी या राजगीर। देखिए, राजगीर में अभी मल्लामास का मेला लगा हुआ है, सभी लोग देखने गए होंगे एंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन ये मेला लगा था राजगीर में, मल्लामास मेला।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था, जिसका सही आंसर होगा सी कुत्ता। पाषाण काल में कुत्ते को पालतू जानवर बनाया जाता था, तो सही आंसर होगा इसका कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25वां क्वेश्चन है मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ था, किस काल से? जिसका सही आंसर होगा आधुनिक काल से मुगल काल का पतन शुरू हो गया था। देखिए 16वीं शताब्दी के समय कमज़ोर शासक, विदेशी आक्रमण आदि के कारण मुगल काल का पतन हो गया, लेकिन मुगल काल 1857 तक की क्रांति तक माना जाता है। जिसका सही आंसर रहेगा मुगल काल का पतन आधुनिक काल से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। सिफर चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है नियोलिथिक का अर्थ क्या है? नियोलिथिक का अर्थ है नवपाषाण काल। इससे पहले जस्ट अभी तुरंत हम बताए थे नियोलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल। तभी करते हैं सभी लोग प्रश्नों को ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए नियोलिथिक का अर्थ नवपाषाण काल होता है। इस नवपाषाण काल की शुरुआत 9500 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इसे मानव प्रौद्योगिकी का काल माना जाता है। इस समय पहिया वो कृषि का आविष्कार हो चुका था, जिसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल। देखिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को। देखिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसे मानने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 ईस्वी में और पहली बार 1974 ईस्वी में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? जिसका सही आंसर होगा कौन सा घटक नहीं है? हवा घटक है, वन घटक है, बांध, ये बांध नहीं घटक है, जल घटक है ये भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण में प्रकृति द्वारा निर्मित घटक शामिल होते हैं, जैसे पानी, वन, हवा, सूर्य आदि, जबकि मानव द्वारा निर्मित घटक कृत्रिम पर्यावरण घटक कहलाते हैं, जैसे बांध। बांध तो ये मानव मतलब इसको रोक सकता है बांध बना करके। बिहार में हर साल कोसी नदी के द्वारा बांध आता है। नीतीश कुमार जैसे इसको हर बार इसको बिल पास करवा के कोई परमानेंट सोल्यूशन करते नहीं है, बस टेम्प्रोरी काम, पैसा निकलवा लिए, थोड़ा बहुत काम करवा लिए, ताकि उनको भी नाम हो गया क्षेत्र में कि भाई नीतीश जी इस बार बाढ़ से संरक्षण किए हैं। परमानेंट सोल्यूशन जबकि नहीं करे, बार बार ये हर साल आता है फिर भी। ठीक है, चलिए खैर छोड़िए सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है। जिसका सही आंसर होगा पारिस्थितिकी। देखिए पारिस्थितिकी जीव विज्ञान व खगोल की एक शाखा है तथा पारिस्थितिकी अध्ययन में पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों का अंतर संबंध है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी। 30 नंबर क्वेश्चन है जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? जिसका सही आंसर होगा नदी के द्वारा। देखिए यदि नदी का पानी एक ऊंचाई पर एकत्रित करके उसको तेज धारा में गिराया जाता है तो वहाँ जलप्रपात का निर्माण होता है। बिहार में कौन सा जलप्रपात है? ककोलत जलप्रपात नवादा में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? जिसका सही आंसर है भूकंप केंद्र। देखिए जिस स्थान से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है वह बिंदु भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है, जिसे भूकंप केंद्र वो अब केंद्र भी कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर है ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं, ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं क्रेटर। देखिए ज्वालामुखी के फटने से जमीन में एक गोलाकार का गड्ढा बन जाता है, जिसे ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं, और यह क्रेटर ही ज्वालामुखी का मुख्य होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। निम्न में से कौन सा पुनर्विकृत संसाधन नहीं है? इसका सही आंसर होगा लौह अयस्क। देखिए लौह अयस्क ओ पुनर्विकृत मतलब क्या होता है? इसको ओ पुनर्विकृत का मतलब होता है अनवीकरणीय संसाधन। कितना लोग तो पुनर्विकृत जो लिखा हुआ है इसको समझ नहीं पाएंगे, इसको कहते हैं, इसका मतलब हुआ अनवीकरणीय संसाधन। देखिए लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है, जबकि सौर ऊर्जा, वन्य प्राणी वो वन पुनर्विकृत मतलब इसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए वो नवीकरणीय संसाधन और जैसे सौर ऊर्जा, वन्य प्राणी जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, और जो जिसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, नहीं नवीकरणीय संसाधन जो कभी खत्म भी ना हो, जैसे सौर ऊर्जा, वो वन्य प्राणी, वो वन, ये सब
जबकि ओ नवीकरणीय माध्यम लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोल, ये सब। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क, बी फॉर विनेश्वर चाचा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। ये भारत में सबसे लंबी पश्चिमी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जबकि सबसे कम तटरेखा वाला राज्य गोवा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल मांगे मोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा वन। देखिए, जीव मंडल से प्राप्त संसाधनों को हम लोग जैविक मंडल कहते हैं, जिसमें उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं मानव, वन, पशुधन, वन्य पशु, वन्य पशु मतलब जंगली जानवर जिसको कहते हैं, इसको वन्य पशु कहते हैं, ये सब शामिल है। इसका सही आंसर होगा सी फॉर कोरोना वायरस। चलिए 36वां क्वेश्चन देखिए, शहर जो भारत का कॉटन पोलिस के नाम से जाना जाता है वह कौन सा शहर है? कॉटन पोलिस के नाम से जो शहर जाना जाता है वह शहर है मुंबई। ये भारत के प्रथम सूती वस्त्र मिल बम्बई में स्थापित हुआ था सन 1854 ईस्वी में, तथा देश की कॉटन पोलिस के नाम से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को जाना जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना वायरस। देखिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह कौन सा जानवर है? क्वेश्चन है, जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह जानवर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हाथी। इसका सही जवाब होगा हाथी। देखिए केरल राज्य में वर्ष 1982 ईस्वी में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना किया गया। इसमें उद्यान में मुख्य रूप से हाथी संरक्षण के रूप में रखा गया था, हाथी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर विनेश्वर चाचा, हाथी। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। देखिए सिस्मोग्राफ में या लॉजी में थोड़ा सा अंतर है, कितना लोग समझ नहीं पाते हैं। सिस्मोग्राफ में भूकंप तरंगों का अध्ययन होता है, जबकि सिस्मोलॉजी में भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ अध्ययन पूछ रहा है तो इसमें सिस्मोलॉजी होगा। ठीक, इसमें देखिए ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है। सिस्मोग्राफ ये होता है, देखिए भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने को कहते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 38 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नदी निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? तो इसका सही आंसर होगा डेल्टा। नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा डेल्टा बनता है, जो नदी के मुहाने पर बनता है। देखा ना सबसे बड़ा डेल्टा, तो कौन सा सबसे बड़ा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा, जो वो बांग्लादेश में स्थित है, भारत के पश्चिम बंगाल में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है हिंदी। देखिए यहाँ से हिंदी आ रहा है 40 से। सभी प्रश्नों को हम देखेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस, करेंट, सभी को। ठीक है, विस्तार पूर्वक। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, धात्री प्लस अंश और 9 + 21 सही संधियाँ क्या? देखिए धात्री प्लस अंश, तो इसको कहा गया धात्रांश। तो धात्रांश कौन सा ऑप्शन में है? तो धात्रांश यहाँ है। और 9 + 1 इसको कहते हैं नाविक यहाँ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 40 का, धात्रांश और नाविक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंशुमाली समास का विग्रह सहित भेद है। तो अंशुमाली समास का विग्रह होता है, अंशु है माला जिसकी, अंशु है जिसकी माला अर्थात सूर्य, जिसका समास होगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 42। मज़ा आ रहा है ना सभी को? मज़ा आ रहा है तो सेशन को, वीडियो को शेयर जरूर करिए आप। ठीक है, अपने भैया भाभी में। चलिए 42 में देखिए, नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है। तो इसका सही ऑप्शन होगा निबंध, निषेध, निर्धन, निस्तेज, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका आंसर। नि उपसर्ग से बने शब्दों का समूह देखिए, निबंध, निषेध, निर्धन, निस्तेज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 43 में, इनमें कह रहा है, इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप बताइए। तो संबोधन कारक का शुद्ध रूप हो जाएगा इसमें भाइयों और बहनों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए भाइयों और बहनों संबोधन कारक का एक शुद्ध रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भाइयों और बहनों का त्यौहार भी आ रहा है रक्षाबंधन, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत त्यौहार है। चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 44। क्वेश्चन है, यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है? तो लड़की शब्द संज्ञा है।
वो भी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की क्या है, तो लड़की हो जाएगा संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आ बैल खाली स्थान अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश क्या होगा। ये मुहावरा है, आ बैल मुझे मार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। पूर्ण लोकोक्ति क्या है, आ बैल मुझे मार। ठीक, चलिए 46वां क्वेश्चन देखिए। 46वां क्वेश्चन है गुरु का स्त्रीलिंग रूप का वाला प्रत्यय कौन सा है, इसका सही आंसर है आइन। गुरु का स्त्रीलिंग क्या होता है, गुरुआइन होता है। ठीक, गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनने वाला प्रत्यय है आइन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ में स्थित है, इसका सही आंसर है जेनेवा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। WTO विश्व भर में व्यापार संबंधी नियमों का निर्णय लेता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ए फॉर आओ चलो कहीं घूमने या घुमाने। ठीक, चलिए 48वां क्वेश्चन देखिए। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिसे हाल ही में सन 2012 ईस्वी में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया, यह हाल ही में इसलिए जो कि 2012 का प्रश्न है, ये 2012 का करंट है। ठीक है, तो सभी लोग जानते होंगे वो खिलाड़ी का जिनको हम क्रिकेट का भगवान मानते हैं। बताइए ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। देखिए राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान, खेल, सामाजिक आदि क्षेत्र से मनमोनित किए जाते हैं। इसी के तहत राष्ट्रपति द्वारा सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में मनमोनित किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। 49 नंबर है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो कल्पना चावला। ये कल्पना चावला भारत की प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी, जो नवंबर 1997 ईस्वी में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो से ये गई थी, कल्पना चावला। इसरो का फुल फॉर्म होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इनका मतलब आने के क्रम में मृत्यु हो गया था। ये पूर्ण रूप से सफल तो हो गए थे, बट पूरा अपना जो है से वापस ज़मीन पे नहीं पहुंच पाए। तो इनका मृत्यु जो है सो विमान क्रैश हो जाने के कारण 1 फरवरी 2003 को मृत्यु हो गया था कल्पना चावला जी का। ठीक है, जिसका सही आंसर होगा कल्पना चावला है, अंतरिक्ष में प्रथम बार जाने वाली भारतीय महिला कल्पना चावला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 50 हम लोग अर्धशतक के लगाने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन है 50 नंबर, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। देखिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई तथा प्रथम सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को मिला था, जो हिंदी के साहित्यकार थे, हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन के पिताजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा कुल कितने मेडल जीते गए थे, तो भारत द्वारा कुल 6 मेडल जीते गए थे। भारत ने लंदन ओलंपिक 2012 में कुल 6 पदक जीते थे, जिनमें 2 रजत पदक व 4 कांस्य पदक थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है, रहमातुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। देखिए रहमातुल्लाह कप बैडमिंटन खेल से जुड़ा है, जबकि शतरंज खेल दुबई कप से, टेनिस खेल डेविस कप से व हॉकी खेल बेटन कप से संबंधित है। ठीक, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा था, तो 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर मनुष्य ने प्रथम बार पैर रखा था। लेकिन मानव द्वारा चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम 1969 ईस्वी में रखा गया था। कदम रखने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश है। क्वेश्चन है, समथिंग इज रॉन्ग विथ वन ऑफ द सिंगुलर एंड प्लूरल सेट्स आइडेंटिफाइड। इसमें से एक गलत है, जो सिंगुलर प्लूरल किया हुआ है, उसको चिन्हित करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टिमुलस एंड स्टिमुलेसेस। देखिए द प्लूरल ऑफ स्टिमुलस इज स्टिमुली। स्टिमुली कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्टिमुलेशन एंड स्टिमुलेसेस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 55 क्वेश्चन देखिए। 55 क्वेश्चन है, वो भी इंग्लिश है। 55 क्वेश्चन,
कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा इसमें सही है। इसका सही आंसर होगा मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है अगला, विच ऑफ द इज फेमिनाइन जेंडर ऑफ ब्लोंड, इसका सही आंसर होगा ब्लोंडे। देखिए टू डिस्क्राइब ए मेल और हिज हेयर कलर यूज ब्लोंड, ही इज ए ब्लोंड, ही हैज़ ब्लोंड हेयर। टू डिस्क्राइब ए फीमेल और हर हेयर कलर्स यूज ब्लोंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, सप्लाई द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब, रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए इट ब्लैंक स्थान सो हार्ड डैट इज सी मेड ए ग्रे सीट हार्ड क्रूटेंड द वर्ल्ड अवे, सही आंसर होगा वाज रेनिंग। ठीक, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से वाज रेनिंग, इसी वजह से इसका प्रयोग हुआ इस सेंटेंस में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 58वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही शब्दों को चुने, इसका सही आंसर होगा इफ़ आई विन ए लॉटरी आई विल बाय ए कार, अगर मैं लॉटरी जीतूंगा तो मैं एक कार खरीदूंगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन, जिसका सही आंसर होगा ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला द ब्लैंक स्थान इज मोर वेर्सिटाइल सिंगर, ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला द लेटर इज ए मोर वर्सलाइज सिंगलर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, उल्लू की आंखों में पाई जाती है केवल क्या, तो उल्लू की आंखें में केवल शलाका कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए उल्लू की दृष्टिपटल पर बड़ी संख्या में शलाका और कम संख्या में शंकु होते हैं, जबकि अन्य पक्षियों को जैसे बाज गौरैया चील में बड़ी संख्या में शंकु और कुछ ही शलाका कोशिकाएं पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 62, क्वेश्चन है गाय का दूध है, तो गाय का दूध क्या है, गाय का दूध एक कम वसा युक्त होता है। देखिए गाय के दूध में 3 से 4% मात्र वसा मौजूद होता है, जबकि भैंस के दूध में 7 से 8% वसा होता है, इसलिए कहते भैंस का दूध खाएगा और पिएगा तो भैंसे ने दिमाग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा गाय का दूध होता है कम वसा युक्त। हालांकि आपको गाय का दूध देखने में पीला और भैंस का दूध देखने में सफ़ेद मिलेगा, और ये थोड़ा गाय का दूध में स्वाद मीठापन कम आएगा, इसमें दही और घी भी थोड़ा कम जमता है, मक्खन। और वही जब भैंस का दूध लेगा तो उसमें वसा की मात्रा अधिक होता है, वो देखने में सफ़ेद लगेगा। आप इस चीज़ को अंतर कर सकते हैं, सफ़ेद और हल्का पीलापन है गाय का दूध, और भैंस के दूध में अधिक मात्रा में आप मक्खन उसे निकाल सकते हैं, और उस खाने में भी स्वाद इसका मिठास लगता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर, अंडा देने वाले स्तनधारी हैं, जिसका सही आंसर होगा इकिडना। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है, तो इकिडना। देखिए प्लेटिपस के साथ इकिडना एकमात्र अन्य जीवित अंडा देने वाला स्तनधारी प्रजाति है। इकिडना अपने युवा के लिए दूध का उत्पादन करता है। ठीक है, इकिडना अपने बच्चों के लिए दूध का भी उत्पादन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, जिसका सही आंसर होगा हिरोशिमा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी में वो नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, तो ये देश जो से पिछड़ा है जापान, नहीं तो वो बहुत ही आगे भी रहता। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिरोशिमा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घरेलू अवशिष्ट जैव और नवीकरणीय नहीं है, कौन नहीं है, तो प्लास्टिक के थैली ये अनिम्नीकरणीय है, एल्युमिनियम की थैली भी है, कांच ये भी है, कागज ये नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए वे पदार्थ जैसे वो निम्नीकरण किसको कहते हैं, तो वो निम्नीकरण पदार्थ उसे कहते हैं जो पदार्थ प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, उसे वो निम्नीकरणीय कहलाता है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, थैलियाँ, टीन, कागज, जैव थैलियाँ और टीन, कागज जैव निम्नीकरण है पदार्थ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका।
अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन है शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बने आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होगा। इसका सही आंसर होगा जल पक्षी में। देखिए एक जलीय खाद्य श्रृंखला को निम्न रूप से में प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है, वो भी कई प्रकार से। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हो मैं उसी के अनुसार बताता हूँ। देखिए सबसे जो होता है ना सबसे कम होगा वो शैवाल में, ठीक, शैवाल होगा, उससे ज़्यादा बड़ा होगा, उससे ज़्यादा होगा छोटी मछली में, फिर उससे ज़्यादा होगा बड़ी मछली में और उससे ज़्यादा होगा जल मछली में, ठीक। तो डीडीटी की सांद्रता मछली खाने वाले पक्षियों या जल पक्षियों में अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए फफूंदी है, फफूंदी क्या है, फफूंदी क्या है। फफूंदी एक परजीवी और मृतजीवी दोनों है। देखिए कवक, कवक मतलब फफूंदी। कवक परजीवी एवं मृतजीवी होते हैं। कवक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फंगस से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छत्रक या मशरूम, है उजला उजला छत्ता, ऐसे तो जिसे गोबर छत्ता के रूप में कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है एडिटिव भोजन में होते हैं। एडिटिव भोजन में रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। देखिए एडिटिव भोजन में रोगनाशक और खनिज दोनों होते हैं। शरीर में खनिज तत्वों की कमी से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, किस प्रकार के परिवहन से पौधों में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये खनिज, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। खनिज पदार्थों के परिवहन से पौधों में ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक। इसका अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी चिन्ह होगा। इसका सही आंसर होगा ऋण, मतलब अवतल लेंस में की वस्तु की दूरी ऋणात्मक होता है। इसका ऑप्शन में दिया हुआ ऋण, तो ऋण लगाइए, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह होता है इसी वजह से ऋण दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध में 2.2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। देखिए 71 नंबर में हम एक आपको फार्मूला बता देते हैं। जो फार्मूला होता है V बराबर आई आर, क्या होता है V बराबर आई आर, ठीक। ये आई का मान, ये आई का मान दिया हुआ है और ये प्रतिरोध है तो ये आर का मान है आपका, ठीक। तो फार्मूला बता दिए V बराबर आई आर होता है, इसको पुट कर दीजिए। V विभवांतर तो V तो निकालना ही है, आर का मान दिया हुआ है, आर का मान है 100 ओम, ठीक, और आई का मान है आई आर ना हुआ हो, अच्छा कोई बात नहीं, 2.2 आगे लिखिए, पाँच लीजिए, बाकी दिया, ठीक। इसको 10 में उड़ाइएगा, 1 जीरो आएगा, 1 जीरो कट जाएगा, 22 गुने 10 हो जाएगा आंसर 220। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। 71 का बी होगा ऑप्शन नंबर 220 वोल्ट। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है बेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है। तो इसका सही आंसर होगा एपीफाइट्स में। ये देखिए एपीफाइट्स किसको कहते हैं, वे पौधे जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं लेकिन परजीवी नहीं होते, एपीफाइट्स कहलाते हैं। बेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति एपीफाइट्स में लाक्षणिक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर है, कैपिटल जी का मान बताइए। कैपिटल जी मतलब बड़ा वाला जी का मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा 6.6 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगर छोटी जी का मान पूछे तो क्या बताएगा, छोटे जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये कैपिटल जी का मान है 6.6 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, और छोटी जी का मान होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है एक वस्तु की ऊंचाई h है से मुक्त रूप में गिर रही है, उसके लिए किसी बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम कब होगा। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि ऑप्शन भी दिखे आपको स्पष्ट रूप से, ठीक। देखिए क्वेश्चन है एक वस्तु की ऊंचाई h से मुक्त रूप से में गिर रही है, उसके लिए किसी बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। इसका सही आंसर होगा आपको न्यूनतम मान स्थिति द्वारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होने लगता है। देखिए गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम ए बिंदु पे होगा, ठीक। ए बिंदु पर यहाँ पे न्यूनतम होगा
गति ऊर्जा का मान। और गति अधोमुख गति के दौरान वस्तु की नीचे की ओर गति करने पर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम मान ए। ठीक, ये यहाँ से जब छूटेगा ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होने लगेगा। इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है तो न्यूनतम मान होगा ए पर ही। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। व्यक्ति में निम्न भाग की समस्या है। तो समस्या उनका कौन सी में गड़बड़ी है? देखिए कौन सी कोशिकाएँ किसको कहती है? कौन सी कोशिकाएँ रंगों की पहचान करती है? जो कौन सी कोशिकाएँ रंगों की पहचान करती है वो 3 रंग की होती है, लाल, हरा और नीला। ठीक, जानवरों में बहुत कम कौन से पाए जाते हैं, इसीलिए वजह से जानवरों को सभी रंग ब्लैक एंड वाइट दिखते हैं, विशेष रूप से सांड को। और लाल रंग बहुत खतरनाक दिखता है, जब देखते हैं लाल रंग देखने बाद खूंखार हो जाता है, तो यही लाल रंग है। ठीक है, इसका कौन सही आंसर होगा 75 का। 76 नंबर क्वेश्चन है, रेखांकित वस्तु पर कितना प्रतिफल बल लग रहा है? तो इस पर कितना बल लग रहा है ये आपको बताना है। 76 नंबर में ये बल लग रहा है। देखिए रेखांकित वस्तु यहाँ दिया हो, यहाँ पर तो बल जो है 0 न्यूटन का लग रहा है, इसमें कोई कार्य हो नहीं रहा। यदि किसी वस्तु पर कुल बल 0 है तो वस्तु एक संतुलन में है। इसका अर्थ है कि सभी दिशाओं में बल का योग 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 न्यूटन, 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 77 नंबर क्वेश्चन है, 2, 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो निम्न में से कौन सा विकल्प संभव हो पाएगा? तो कौन सा हो पाएगा? दोनों प्रतिरोध के विभवांतर अलग नहीं, प्रतिरोध एक होगा, दोनों प्रतिरोधों के विभवांतर समान नहीं। 5 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 10 ओम वाले प्रतिरोध से दोगुना होगा। हाँ बिल्कुल ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही। देखिए श्रेणी में दोनों प्रतिरोधों के विभवांतर अलग अलग होता है तथा 10 ओम प्रतिरोध के विभवांतर 5 ओम विभवांतर वाले प्रतिरोध से दोगुना होगा। ठीक, तो इसका सही जो आंसर होगा ना, देखिए आपको ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, प्रतिरोध तो इसका समान होगा। सॉरी रुकिए 1 मिनट, दोनों प्रतिरोध के बीच विभवांतर अलग होगा। हाँ अलग होगा। ठीक, दोनों प्रतिरोध विभवांतर समान होगा नहीं, यहाँ जब अलग है तो यहाँ समान कैसे होगा? ये गलत होगा। 5 ओम प्रतिरोध के विभवांतर 10 ओम प्रतिरोध दोगुना होगा नहीं, ये भी गलत होगा। 10 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 5 ओम वाले प्रतिरोध से दोगुना होगा। हाँ ये सही है। देखिए 5 का दोगुना 10 होता है, हम इसमें उल्टा इसमें 10 का नहीं, ये 5 का उल्टा 10 होता है, इसीलिए 1 और 4 सही है और ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 1 और 4। ठीक, 77 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? तो बृहद सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि। देखिए सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उसी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखने वाला तारामंडल है। इसमें 4 तारे चकोर तथा 3 तिरछी रेखाएं में होती है, जिसको कहते हैं शतभैवा। यह सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का सी नंबर, सिफर चांद के पार चलो। देखिए अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, किसी आवृत्ति बारंबारता सारणी की माध्यिका को आलेखीय विधि से निकालने के लिए सहायता ली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा आवृत्ति वक्र। देखिए आवृत्ति वक्र चित्रों से अभिप्राय उन चित्रों से है जिनमें प्रत्येक वर्गांतर के मध्य बिंदुओं को अंकित करके उन्हें सुडौल एवं सहज रूप में मिला देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति वक्र। ठीक है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 80 नंबर, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान 0 होगा। देखिए ऊर्ध्वाधर पर जब किसी वस्तु को वेग से फेंका जाए ना, तो जो सबसे ऊपर जाएगा तो वहाँ पे मान उसका 0 होगा। देखिए यहाँ कोई जा रहा है, यहाँ है, ठीक, यहाँ से मान लीजिए हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ठीक, यहाँ पूछ रहा है वेग का मान, भी यहाँ पे 0 होगा। ठीक, यहाँ यू कुछ ना कुछ तो हम मतलब स्पीड रहेगा ना तभी ना फेंकाएगा, और नीचे यू होगा ऊपर भी होगा। देखिए अगर कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं तो यहाँ जब ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं तब यहाँ कुछ ना कुछ होगा, जब यहाँ आएगा तो नीचे भी 0 होगा। नहीं भी कुछ वेग तो कुछ होबे करेगा, यहाँ प्रारंभिक बिंदु यहाँ u 0 होगा। देखिए ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो u 0 ऊपर होगा। ठीक,
u का मान 0 और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो v का मान 0 होगा। तो क्या करो, अगर ऊपर ऊपर फेंका जाए तो नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो उच्चतम बिंदु माने यहाँ उच्चतम बिंदु है, तो यहाँ पे v का मान होगा 0। ठीक, यहीं अगर ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाए, नीचे की ओर, तो यहाँ u का मान 0 होगा, प्रारंभिक बिंदु जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे 81 नंबर। 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के लिए उत्तल लेंस में एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को समान अक्षीय अक्षांश स्थिति में सटाकर रखा जाए तो संयुक्त लेंस एक है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस का काम करता है। देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, f1 का मान ये है, और f2 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ f1 और ये f2। तो और हम एक फार्मूला बताते हैं आपको, ये सब लेंस का एक फार्मूला आता है। ठीक है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो आप इसको 1/10 प्लस 1/20 रखिएगा, और 20 जैसे उत्तल लेंस है तो इसका मान जैसे माइनस में आ जाएगा। ठीक, उत्तल लेंस वाला प्लस में रहेगा फोकस और अवतल लेंस वाला माइनस में, तो ये -20 होगा यहाँ पे। और दोनों का भिन्न का जोड़ करिएगा तो आएगा उत्तल लेंस का फोकस 20 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर। 82 में क्वेश्चन है, एक शून्योत्तर परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। अवश्य होगा कथन ये सही है का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए शून्योत्तर परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा ही अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक, चलिए 83 में, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा? देखिए ये मैथ है। ठीक है, इसको भी हम लोग देखते चलेंगे साथ में। यदि गोले का एक क्षेत्रफल दिया हुआ, देखिए गोला का क्षेत्रफल दिया हुआ, गोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr² बराबर 1386। इसको सॉल्व करिएगा ना आप। देखिए 4 का 4 रखिएगा, पाई का मान 22/7 रखिएगा, r के स्क्वायर, r तो इससे निकालना ही है तब ना आयतन निकलेगा जी, r दिया हुआ नहीं है तो r के मान इससे निकलेगा तो आएगा 10.5 मीटर। ठीक है, 10.5 मीटर आएगा, और इससे r का मान आप आयतन निकालने में रख दीजिएगा। और आयतन का मान होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³, 4/3 का 4/3, पाई का मान 22/7 रखिएगा, और r का मान रखिएगा आप 10.5, इसको 3 बार गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से करिएगा, पाएगा आपको 4851। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? इसका हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, कौन सी संख्या परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, आप वीडियो में जाकर के देखिएगा, आपको मिल जाएगा। कुछ दिन पहले इस वीडियो को बनाए हैं। ठीक है, देखिए कौन सी संख्या परिमेय संख्या होने के लिए आप उसमें माइनस में नहीं होना चाहिए, वो रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 25, ये 2/√3 है, तो ये तो √3 मतलब पूर्ण रूप से नहीं रहता है, और दशमलव में भी नहीं रहना चाहिए परिमेय संख्या होने के लिए। ठीक, √3 ये भी इसका जो मान आएगा वो दशमलव में आ जाएगा। और √25 और √49, √25 का मान आप निकाल सकते हैं 5, √25 से बाहर निकलेगा तो 5 आएगा, और √49 का मान हो जाएगा 7, 5/7। ये देखिए परिमेय संख्या है, तो इसका सही आंसर होगा ये वाला 25/49, जिस रूट अंदर जिस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है √25/49। ठीक, अगला क्वेश्चन है देखिए 85 नंबर। 85 में क्वेश्चन है, समीकरण 5 के पावर x + 1 प्लस 5 की पावर 2 - x बराबर 126 का मूल ज्ञात करना है। देखिए इसमें ऊपर वाला में ना ऑप्शन से बनाएगा तो बहुत ईजिली से बन जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाला में x का मान आप दूर रखिएगा। ठीक, x का मान आप दूर रखिएगा तो आंसर आएगा 126 बराबर हो जाएगा। और फिर ये जब दूर रखिएगा तो ये ऑटोमेटिक ऑप्शन एक रखना ही पड़ेगा आपको। यहाँ भी देखिए 2 है, यहाँ भी 1 है, तो आप -1 रखिएगा दोनों, फिर यहाँ माइनस से माइनस प्लस होकर गुना आ जाएगा ये। और एक बार -1 रखिएगा, एक बार x बराबर 2, एक बार -1 रखिएगा, आपको आंसर बराबर में 126 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है, यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज होगा। तो इसका सही आंसर होगा वर्ग। चतुर्भुज का विकर्ण जब समान अनुपात में विभाजित करता है तो वो कौन सा चतुर्भुज होगा? वर्ग के रूप में होगा। ठीक, देखिए वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, और दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर काटने के बाद बराबर भागों में बांटेगा निश्चित रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, log 10 (0.2
0.0001 का मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा आपको -5। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। ठीक है। 88वां क्वेश्चन देखिए, यदि m औसत संख्याओं का n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो m प्लस n का औसत अंक औसत होगा। तो इसका औसत जो होगा, देखिए m संख्याओं का योग होगा आपका, हम बता देते हैं इसका। देखिए m संख्याओं का योग होगा m n स्क्वायर, ठीक, और n संख्याओं का योग होगा आपको n m स्क्वायर। इसको जोड़िएगा, उससे पूछ रहा है m प्लस n का मान, तो आप इसको खड़े इसको निकाल सकते हैं। इसको औसत में पूछ रहा है का औसत मान, ठीक। तो इस यहाँ से आप m और n कॉमन लीजिएगा ना, तो n प्लस m बच जाएगा, ठीक। और यहाँ आ जाएगा m प्लस n, तो ये भी दोनों कट जाएगा तो बच गया mn। तो mn कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर mn देखिए, ऑप्शन नंबर सी में है m गुने n, mn, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक, mn। चलिए अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, 30,000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से किसी समय अंतराल के बीच चक्रवृद्धि ब्याज 4347 है। समय का अंतराल ज्ञात करना है। देखिए आप फार्मूला लगाइएगा तो बन जाएगा आराम से, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर करिएगा और आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ना आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 वर्ष, ठीक। आप इसको ऑप्शन से भी रख के देखिएगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए करना कैसे लिए हम बता ही देते हैं, बहुत सारे इसमें कोई प्रॉब्लम भी हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ वार्षिक ब्याज कितना दिया हुआ, ब्याज की तुलना 4300 से ब्याज से, यहाँ दिया हुआ है वार्षिक ब्याज 30,000, ठीक। 30,000 गुने मूलधन निकालना 100, 0 कट जाएगा आपका, इसको इससे भागा दीजिएगा तो आएगा 14.49, ठीक। 14.49, जब यहाँ देखिए रेट दिया हुआ है 7 और वर्ष निकालना है तो समय 2 लीजिएगा ना, तो आप इसको ब्याज निकालने के लिए क्या करता है, रेट अगर 7 हो और टाइम 2 हो तो आप 7 के स्क्वायर करिएगा 49, एक अंक के बाद दशमलव, दोनों गुना करिएगा, 7 दूनी 14, 14 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बराबर। जिसका सही आंसर होगा 89 का आपको 2 नंबर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AC बराबर BC एवं AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो कौन C बराबर व्हाट। देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जो समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक ना, इससे बनता है ना, ठीक। यहाँ A मान लीजिए, यहाँ B मान लीजिए, यहाँ C मान लीजिए, ठीक। तो ये AB स्क्वायर और क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर होगा, AB स्क्वायर बराबर कर्म बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार में है BC स्क्वायर, तीन को 90 डिग्री ना हो जाएगा, ये वाला 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों लगाया जाता है। इसका सही है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। देखिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि जस्ता अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है और इसलिए यह भोजन में अम्ल या क्षार जैसे यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है। यह भोजन को जहरीला बना सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर सही। देखिए अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवर्धित यूरेनियम 235, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए एक मिनट, यूरेनियम 235 जो है ना, ये देखिए यूरेनियम 235 और यूरेनियम 239 सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला नाभिकीय ईंधन है। यही ईंधन नाभिकीय रिएक्टर में जलाकर ऊर्जा देती है। इस ईंधन को जलाते हैं तो नाभिक में क्या देता है, ऊर्जा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, 93 है, क्रोमियम 3 और SO4 का स्क्वायर का यौगिक क्या होगा। तो इसका यौगिक होगा CrSO4 का होल क्यू, नीचे में रहता है, इसको होल क्यू पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। क्रोमियम सल्फेट है, CrSO4 का होल क्यू, इसका क्रोमियम सल्फेट की होगी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर, प्राकृतिक रबर निम्न का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी क्लोरोपिन है, ये ऑप्शन नंबर बी में है आइसोप्रीन, सॉरी। देखिए प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर एक अतिरिक्त बहुलक है जिसे उष्णकटिबंधीय रबर के पेड़ से दूधिया तरल लेटेक्स के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर, निम्न में से किस में कणों का आकार
अधिरोधी क्रम में होता है। अधिरोधी क्रम में होता है मतलब बढ़ते क्रम में होता है। जिस ऑप्शन से देखिए, वास्तविक बिलियन होगा, इससे बड़ा होगा कोलाइडी बिलियन। नहीं, वास्तविक बिलियन, यहाँ वास्तविक बिलियन इससे बड़ा कोलाइडी बिलियन, और कोलाइडी बिलियन से बड़ा होता है निलंबन। या निलंबन दूसरे में। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 95 का 1। ये सबसे छोटा देखिए, इसमें वास्तविक बिलियन होगा, इससे बड़ा होगा कोलाइडी बिलियन, कोलाइडी बिलियन से बड़ा होगा निलंबन। 96वां क्वेश्चन देखिए, कार्बन C14 में न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या जो निकालना रहेगा तो आप जो ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या बराबर होता है। ये ऊपर जो 14 रहता है ये होता है द्रव्यमान संख्या, m से सूचित करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आप प्रोटॉन और द्रव्यमान संख्या घटाएगा तो आप प्रोटॉन निकाल जाएगा। तो 14 में से 6 घटाइएगा, तो 14 में 6 घटाइएगा 8 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा, ठीक। एक न्यूट्रॉन की बराबर होता है देखिए 6.023 × 10⁸ ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 97 नंबर क्वेश्चन है, जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो H2 गैस। कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस जिसे कहते हैं। देखिए धातु अणु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक गैस का निर्माण करती है जो पॉप की आवाज़ के साथ जलती है। यह गैस हाइड्रोजन गैस है, ठीक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 98वां क्वेश्चन देखिए, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। ये सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में हाइड्रोजन अत्यधिक मात्रा में उपस्थित है, जो नाभिकीय संलयन के परिणाम स्वरूप अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न देती है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 99वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एक ऊर्जा वाहक है, ऊर्जा स्रोत नहीं। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रक का स्रोत नहीं है? जैव मात्रक स्रोत का हाइड्रोजन नहीं है। देखिए हाइड्रोजन एक ऊर्जा वाहक है, ऊर्जा स्रोत नहीं। लकड़ी, गोबर, गैस और कोयला जैव मात्रा से प्राप्त एक ईंधन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका। चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग शतक लगा देंगे कुछ ही सेकेंडों में। अब लगा दें? तो चलिए लगा देते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थों का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह है अणु। देखिए अणु कैसे बनता है? अणु 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। अणु पदार्थ का सबसे छोटा भाग है। पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या है? अणु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। और आप जितने भी लोग स्कोर मिलाए हैं तो आप कमेंट करके हमको आंसर जरूर से ज़रूर बताइए, तो आपको इस सेट में कितना नंबर आया है, ठीक है। ताकि और आपको कितना मेहनत करने का ज़रूरत है इसे पता चल सके। और ये वीडियो अगर भाइयों आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना है, और साथ में मेरे भाई वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना है अपने मित्रों और भैया भाभी के ग्रुप्सों में भी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।